अस्सलाम वालेकुम। 365 डिग्रीज में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं ज़ोएब हसन और तला जतोई की गैर मौजूदगी में आज मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे हैं। अच्छा, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ चल रहे हैं, बड़े अहम मामलात हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी और पाकिस्तान के तनाजुर में जो पाकिस्तान रेलेवेंट होता जा रहा है दुनिया के नक्शे पर, उस हवाले से भी कि पाकिस्तान के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पाकिस्तान को मौका है अगर बेहतरीन तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह चलती रही और एक बैलेंस हम करके चलते रहे मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान। अच्छा, तीन जो मामलात हैं उसमें यह कि वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका है और वज़ीर आज़म की US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म किन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे बताया यही जा रहा है कि मसला कश्मीर से मुतालिक बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भारत का मसला इस पर बात होगी, फिर फ़लस्तीन के मसले पर बात होगी, गज़ा पर जिस तरीके से जुल्म सितम किया जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, फिर टेररिज्म ओवरऑल इस खित्ते के लिए कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक है इस खित्ते के अमन के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितना ख़तरनाक है, और फिर माहौलियात से मुताल्लिक भी बात होगी इस दौरे अमरीका के दौरान। अच्छा, 26 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे और ये खिताब के भी सब मुंतज़िर हैं, सबकी नज़रें जमी हुई हैं कि वज़ीर आज़म अपने खिताब के दौरान क्या कहते हैं, क्योंकि अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, अगर पीछे देखें आप थोड़ा सा, तो इससे पहले वज़ीर आज़म बरतानिया भी गए और बरतानिया से पहले एक बहुत ही एक ज़बरदस्त मुआहिदा हुआ हमारा सऊदी अरब के साथ, और वो एक ऐसा मुआहिदा था जिससे हम ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। और वो उस मुआहिदे की जो अगर नटशेल में उसको बयान किया जाए तो वो यही था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऊपर अगर दोनों मुल्क पे अगर में से किसी एक भी मुल्क पर हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त थी, बड़ी डेवलपमेंट थी और इस तनाजुर में बड़े स्टेटमेंट्स भी आए हैं। भारत को इस पर तशवीश है, इसके साथ साथ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले को बड़ा कीनली देख रहे हैं। तो वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, उनका UN जनरल असेंबली में खिताब, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, दूसरा मसला ये है, दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि रियलाइजेशन आती जा रही है अभी वेस्ट में, यूरोप में कि इस मसले फ़लस्तीन को हल होना चाहिए और ये जो इस्राईली बर्बरियत है इसको किस तरीके से रोका जाए और दो रियासती हल की तरफ जाया जाए। तो इसको लेकर बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने तस्लीम किया है फ़लस्तीनी रियासत को। अब ये तस्लीम करना जो है, इसकी नेटिग्रिटी में अगर जाएं तो इसका मतलब यह है कि फ़लस्तीन एक रियासत है, उसको तस्लीम करते हैं और उस रियासत की अगर सॉवरेनिटी पर हमला होता है तो फिर इस हमला करने वाला जो है उसको रोका भी जाएगा, उसको कंडेम भी किया जाएगा, तभी रियासत का क़याम आएगा कि इकोनॉमिक उसकी पोजीशन, उसके बाइख्तियार इदारे होंगे, उसकी अपनी सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ये फ़ायदेमंद होगा आने वाले वक्त में मसला फ़लस्तीन के हल के लिए, या फिर ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं, या सिर्फ ये मज़म्मती बयानात हैं, या सिर्फ इसको ऐसे ही सिर्फ देखा जाएगा। और तीसरा मामला जो है वो भी बड़ा अहम है। US की तरफ से US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से कहा है कि वो बडग्राम एयरबेस वापस लेंगे और स्ट्रेटिजिकली उनका ये जो मूव है इसको देखा जा रहा है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इस पर हम दोबारा से बडग्राम एयरबेस का कंट्रोल लेंगे। जबकि अफगान की ऊपरी हुकूमत जो है अफगानिस्तान की, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि वो अपना 1 इंच भी किसी को देने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अगले 20 साल आप हमसे जंग कर लें, लेकिन ये अपना 1 इंच भी अफगानिस्तान का वो किसी को नहीं देंगे। क्या मकासद हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कि दोबारा से अपना असर रसूख और तसल्लुत यहाँ पर कायम किया जाए? फिर चाइना भी है इस खित्ते में, रशिया के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं, भारत है, ईरान है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प सूरत हो जाती है और इस पर तजिया बड़ा अहम होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। तो हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार फारूक आदिल, जो कि कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अजहर जावेद सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और राव इमरान सुलेमान सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर, तीनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों को हम वेलकम करते हैं शो पर। सबसे पहले वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की थोड़ी सी बात करते हैं। 26 सितंबर को तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, कितनी अहमियत का हामिल आप ये दौरा देखते हैं? अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और ये मुलाकातें, कतर का दौरा वज़ीर आज़म का और फिर सऊदी अरब के साथ ये जो मामलात हुए हैं, ये एक मुआहिदा हुआ है, फिर बरतानिया का दौरा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कितना अहम है? अजहर जावेद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का।
جی بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف آج یہاں لندن سے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ میں ان کی بڑی اہم مصروفیات، اور جو سب سے بڑی اہم مصروفیت ایک تو انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنا، دوسرا امریکی صدر بل کلنٹن سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے، وہ اسلامک لیڈرز کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے روڈ میپ طے کیا وہ ان کی سیٹرڈے کو یہاں پر کنونشن تھا ایک اوورسیز پاکستانیز کا، اور انہوں نے بڑا تفصیلی خطاب کیا. تقریباً 45 منٹ کی ان کی یہ سپیچ تھی، جس میں انہوں نے اپنے امریکہ کے دورے کے حوالے سے جو ٹپس ہیں وہ دے دی. سب سے پہلی بات تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بڑا دو ٹوک اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے. اور سب سے ایک اور چیز تھی، انہوں نے بھارت کو مذاکرات کی، امن کی دعوت دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت ساری جنگیں لڑ لی ہیں، جنگوں کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑا حصہ جو ہے ہم اپنے فنڈز کا وہ اس پہ خرچ کرنا پڑتا، اور انہوں نے کہا آئیے اب یہ رقم جو ہے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں. لیکن وہ ساتھ انہوں نے مشروط کر دیا کہ یہ سارے مذاکرات جو ہیں وہ کشمیر کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک پہلا ایجنڈا جو ہمیں سورسز یہ بتاتے ہیں. میری کل بھی یہاں ملاقات ہوئی کچھ ڈیلیگیٹس کے ساتھ یہاں جو ٹریول کر رہے ہیں، یہ سب سے اہم بات. اس کے بعد فلسطین کے معاملے پر غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ اپنی تقریر میں مکمل ایک سولیڈیرٹی کا بھی اظہار کریں گے اور مذمت بھی کریں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے جو یہاں پر اپنا روڈ میپ دیا، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کی جو سپیچ ہے وہ ایک تاریخی سپیچ ہوگی. اور اس سے پہلے ان کے کانفیڈنس اس لحاظ سے بھی آ چکا ہے کہ پچھلے 4-5 ماہ میں جب سے مارکا حق جیتا ہے، اور خاص طور پر اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا اس کے بعد سے خطے کی سچویشن چینج ہوئی ہے، اور جو ایک معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس سے جو بالکل یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. صاحب فاروق عادل صاحب آپ کہیے گا، یہ جو معاہدے کی بات کی ہے، معاہدے کے بعد یو ایس کا یہ دورہ وزیر اعظم کا اور خطاب بھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تو خاص نظر ہے کہ یہ معاہدہ کس تناظر میں کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جارحیت قطر پر اور اس کے بعد یہ معاہدہ ہونا، جبکہ ہماری طرف سے موقف آ رہا ہے کہ کسی ایک ملک کے لیے خاص طور پر یہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا ہے کسی ایک ملک کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ممکنہ طور پر رسپانس ہو سکتا ہے اس پر؟ شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں بین الاقوامی نوعیت کی، جیسے کہ یہ معاہدہ ہے، تو ایسا بالکل آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری ڈیولپمنٹس اور اس کے بہت ساری پرپوزلز آپ اپنے جو حلیف ہوتے ہیں یا جن سے آپ کے باقاعدہ تعلقات ہوتے ہیں، جیسے اسٹریٹجک اتحادی ہیں، آپ کا چین ہے، آپ کا ترکیہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوتی ہے. حالیہ دور میں اور خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، اس کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت میں بڑی بہتری آئی ہے امریکہ کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کو اس سے لا علم رکھ کے آگے بڑھا گیا ہو. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی جو بھی رابطے ہوتے ہیں، لوگوں کو اعتماد بھی لیا جاتا ہے، ان کا اناؤنس کرنا، ان کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہ اس موقع پہ ظاہر کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ اگر ہم یہ تاثر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس سے بڑے صدمے کی کیفیت میں یا چنبے کی کیفیت میں ہوں گے، ان کے لیے یہ سب اچانک ہوا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک میری مطالعہ ہے، میری نظر سے تو کوئی سچ امریکہ کی طرف سے کوئی معاندانہ سٹیٹمنٹ، لیکن فاروق صاحب مجھے بتائیے گا کہ پھر اس معاہدے کی ضرورت بھی کیوں؟ پھر تو یہ سوال اگلا بھی ہوگا نا کہ پھر اس معاہدے کی ضرورت کیوں؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی تشویش نہیں ہے اور بظاہر اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آ رہا، ایران بھی اس پر خاموش بیٹھا ہے، تو پھر یہ اس کی ٹائمنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی دونوں ملکوں کے درمیان کرنے کی؟ کوئی آپ نے انالائز کیا اس بات کو؟ اچھا، آپ نے جو ایران کی خاموشی کی بات کی، پہلے اسے واضح کر لیں کہ ایران یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے سے پہلے سعودی حکام نے اور سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور اس میں ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایران کے لیے بھی اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معاہدے ہوں یا آپ کا ڈیفنس میکانزم ہو، جیسے پاکستان کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے، دیکھیے اس طرح کا ڈیفنس میکانزم ہو
یا دو ملکوں کے یا کسی چند ملکوں کے معاہدے آپس میں. یہ دراصل ایک ڈیفenس کا یعنی یوں سمجھیے کہ پیش بندی آپ کر لیتے ہیں کسی ممکنہ صورتحال سے. جس طرح سے ڈیٹرنس ہے ایٹمی پروگرام، معاہدے بھی ڈیٹرنس ہوتے ہیں. ممکنہ کیا ہو سکتی ہے وہ صورتحال؟ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے صورتحال؟ وہ ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تشویش پیدا کر رہے ہیں. اس سے سب لوگوں کو تشویش ہے. اس میں سعودی عرب کو بھی تشویش ہے، مصر کو بھی ہے، امارات کو بھی ہے، قطر کو بھی ہے، سب کو ہے اس پہ تشویش. صحیح ہے، بالکل. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. راؤ عمران صاحب، آپ بتائیے گا، انٹرنیشنل افیئرس کا آپ کو بھی تجربہ ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے ایک بڑا اسپیشلائز سا یہ معاہدہ ہے. بائیلیٹرل ٹرمز میں بڑے ٹائز آپ کے ہوتے ہیں، بزنس ٹرمز ہوتی ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ دفاعی سطح پر ایک خاص ون آف اٹس کائنڈ یہ معاہدہ. اچھا، اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھیں اور پھر یو ایس کا، یورپ کا اس پر رسپانس دیکھیں، اسرائیل کا، تو یہ زیادہ معاملات بڑے سیریس ہو جاتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں ذرا آپ مجھے اپنا تجزیہ پیش کیجئے. یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم کا امریکہ کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کیا وزیر اعظم کو مطلب معاملات پر ڈسکس کرنا وہاں پڑ سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم کے دورے میں جو ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہے، کیا وہ 1-to-1 ملاقات ہے یا پھر وہ سرسری طور پر جس طرح عالمی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں وہاں تک ہی محدود ہے؟ یہ ایک سالانہ سفارتی میلہ ہے. پاکستان اپنی تقریر بھی کرے گا جیسے کہ ہر سال کرتا ہے، اس میں یہی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرے گا، بھارت کی ہردرمی کا ذکر کرے گا، کشمیر پر بات کرے گا اور بھارت کی جانب سے حالیہ آبی جارحیت کا ذکر کرے گا اور اپنی جو قربانیاں ہیں اس کا تذکرہ کرے گا. تو بات اتنی ہے کہ اس میں اس دورے کو تو اس لحاظ سے میں قریب دیکھتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ٹرمپ صاحب نے ان پر جو 50% جو ٹیرف لگایا، اس سے مودی سرکار کو اپنی ہی حکومت اور عوام کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے. اس لحاظ سے امریکہ میں، بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور انہیں بڑے بڑے جو بیانات کے ذریعے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو خود چلا سکتے ہیں، ہمیں اب کسی عالمی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات تو یہ کہ وہ بھارت کے معاملے میں آپس میں ملاقات کر کے انہیں تشویش میں مزید بے چینی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کی وجہ سے ان میں آگے بڑی بے چینی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ویسے ہی ان کی آنکھوں میں بڑے کھٹکتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو مزید کوئی ہمدردی یا حوصلہ افزائی یا معاشی صورتحال کے حوالے سے کوئی چیزیں ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو افغانستان میں بگرام بیس واپس لینے کی جو بات کی ہے، اس کو ہم اگلے ہمارا ٹاپک یہ ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے وزاز. جی ڈیٹیل میں ڈسکس. اچھا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہ گئے. اظہر صاحب، آپ یہ کہیے گا، یہ جو بھارت کی انہوں نے بات کی ہے، تو دیکھیں بھارت تو ویسی بڑی آکورڈ پوزیشن ہے، بہت ہی وہ اس وقت آئسولیشن میں جا چکے ہیں. آپ ویزا پالیسی دیکھ لیں، وہ لیٹسٹ، اس میں بھی ظاہر ہے بھارت ہی متاثر ہے. پھر آپ ٹیرف کے معاملات دیکھ لیں. تو اس کانٹیکسٹ میں، اور پھر وزیر دفاع کا ان کا جو بیان آیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کا پارٹ 2 ہوگا اور وہ 6 ہتھکنڈوں پر اتر آئے. وہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر پاکستان کو ذرا گیدڑ بھپکیاں ان کی جاری ہیں. تو مجھے بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا بات ہوگی، اور بھارت کا جو رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ہیلپ لیس اس وقت نظر آ رہا ہے بھارت انٹرنیشنل سینیریو میں آپ کو؟ جی دیکھیے، اس دفعہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی معمولی اجلاس نہیں ہوگا. پاکستان ایک جنگ جیت کر اس اجلاس میں جا رہا ہے اور جنگ جو ہے وہ اپنے 10 گنا بڑے جو اپوننٹ کو انہوں نے ہرایا ہے. تو اس موقع پر صرف یہ کہہ دینا یہ کہ یہ معمول کا اجلاس ہوگا، معمول کی تقریر ہوگی، تو یہ اس دفعہ نہیں ہے.
उसके ना सिर्फ वो जंग जीती है, उसके बाद अगर आप देखें जो गल्फ रीजन है उसमें जो सूरत हाल हुई है, इसराइल ने जो हमला किया है कतर पर, उसके बाद सिचुएशन यकदम चेंज हो गई है। वहाँ पर सऊदी अरब जो है, जो कतर है, जो यूएई है, दूसरे ममालिक, उन सबको अपनी सिक्योरिटी की पड़ गई। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला ये जो मुआहदा है, इसको अगर आप लेंस से देखें मगरिब के अखबारात, मगरिब के तजियाकारों के, तो उसमें जो सबसे बड़ी सुर्खी एक नज़र आती है, हमें हेडलाइंस आती है पिछले 3-4-5 दिनों में कि जो सऊदिया गार्ड न्यूक्लियर अम्ब्रेला, सिचुएशन टोटल चेंज हो गई। खित्ते की सूरत। अच्छा जी। और मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सऊदीया तक नहीं है, जो वज़ीर दिफा और जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी यहाँ पे हमारी बात हुई। उन दोनों ने बिलवास्ता ये तस्दीक की है कि कम से कम 2 और अरब मुल्क इसी तरह के मुआहदे के लिए सरगर्म है, उनसे बातचीत हो रही। तो इस वक्त बिल्कुल तो ये अपॉर्चुनिटी जो है भारत के मुकाबले में मुख्तसरन इसी टॉपिक पर थोड़ी सी मुख्तसरन हमने और बात करनी है। ये जो भारत के साथ हम डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट का, आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मसला कश्मीर पर कोई पेशरफ्त हो सकती है इसको लेकर, क्योंकि हमारे फेवर में बयान आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक आम ट्विस्टिंग है यूएस प्रेसिडेंट की इंडिया के साथ बेहतर कोई इस तरह की डील करने के लिए? जी शुक्रिया। देखिए बात ये है कि बहुत कुछ आपको प्लेट पे रख के कभी नहीं मिलता, और कश्मीर का जो मामला है ये कोई इतना सादा नहीं है कि इंडिया के साथ जो कशीदगी बज़ाहिर दिखाई देती है अमेरिका की, उसके नतीजे में हमें कश्मीर मिल जाए। इसके लिए हमें खुद बहुत कुछ करना होगा। और ये जो हम तवक्को लगा रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमें कश्मीर में कुछ आसानी मिलेगी, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया और जो अमेरिका के दरमियान फासला है उसका सबब न पाकिस्तान की मोहब्बत है और न पाकिस्तान की फतेह है। दरअसल उसका सबब रशिया की और यूक्रेन की जंग है, जिसमें इंडिया की जो पॉलिसी है उसकी वजह से रशिया को आसानी मिल रही है, उसको फंड्स मिल रहे हैं, उसका तेल बिक रहा है, उसकी दीगर चीजें बिक रही हैं। तो दरअसल इंडिया का बाजू मरोड़ कर उससे एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और अगर बफर से माहौल इस दौरान में यूक्रेन और रशिया की जंग कहीं खत्म हो जाती है तो फिर हम बदले हुए अमेरिका को भी देखेंगे और अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में तब्दीली भी देखेंगे। तो उसका मामला ये है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी हमें हासिल हुई है इस वक्त, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना यही पॉलिटिक्स है और यही सफारतकारी है। तो इससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं, इसका अंदाजा जो लंदन में अभी जिक्र किया, लंदन में जो तकरीर की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है और अपना केस वाज़े कर दिया है। और ये केस लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे वज़ीर आज़म और वहां जाके दुनिया के सामने ये चीज पेश करेंगे। बिल्कुल, ये देखने की चीज़ है। इट्स अ मैटर ऑफ क्या वक्त ये तयन करेगा कि किस तरीके से हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। आप हमारे साथ रहिए, तीनों हमारे गेस्ट मौजूद हैं। एक कम मामला एक और वो ये है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जा रहा है मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ से। कनाडा तस्लीम कर ही चुका है। तो क्या ये मसला फ़लस्तीन के हल में कितना अहम होगा या फिर नहीं होगा, और ये जैसे सिर्फ मजम्मती करारदादें होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं यही होंगी। और ये जो अभी पेशरफ्त हुई है जिसमें बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया है। बरतानिया ने जुलाई में इसराइल को अल्टीमेटम ये दिया था और बरतानिया ने कहा था कि अगर इसराइल ने गज़ा में जारी बुरान के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं करता तो फिर बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। तो ये बदलती हुई जो सूरत हाल है या फिर मौक़िफ़ जो बदल रहे हैं या रियलाइजेशन इसको कहा जाए, तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये सूरत हाल, इस पर हम ज़रा तज्ज़िया लेंगे। राव इमरान साहब, आप ये बताइएगा कि हम तो बहुत देखा हमने और हमने रिपोर्ट भी किया कि 1.5 साल से 2 साल से फ़लस्तीन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से। इजलास होते हैं, यूएन के भी इजलास होते हैं, ओआईसी के सतह पर भी इजलास होते हैं, वज़ीर ख़ारजा के भी इजलास होते हैं। मज़म्मती करारदाद के बाद कुछ नहीं होता। इवन कतर पर हमला हो गया और कतर के वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि अब हमें चाहिए कि हम इसराइल के हाथ रोकें। तो सूरत हाल तो ये है। तो इसमें ये जो तस्लीम करना एक रियासत के तौर पर फ़लस्तीन को, आप समझते हैं ये मटीरियलाइज होगा और ये परमानेंट हल की तरफ जाएगा या नहीं? जी देखें,
बरतानिया, कनाडा और इसराइल ही नहीं, अभी मजीद ममालिक भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, इस जुल्म पर, इसमें होने वाले मज़ालिम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसराइल की ज़ालिमाना पॉलिसियाँ यूं ही चलती रहेंगी, क्योंकि वह गज़ा पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ होना चाहता है, जबकि बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। इसराइल वेस्ट बैंक के इलाकों में यहूदी बस्तियां आबाद कर रहा है। अब बहुत से इलाकों पर इसराइल की उजारादारी है। अब ये ख्वाब देखना कि जो है फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर हम देखें या दुनिया देखे इसको, तो ये बहुत देर कर दी है। जो ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत कहने का बयानिया दे रहे हैं, मेरी नज़र में उनका जो अमल है वो बहुत से फ़लस्तीनियों का हौसला बढ़ा सकता है, एक सफारती और अखलाकी दबाव बढ़ा सकता है। बाकी कहानी अब मेरी नज़र में अमेरिका और इसराइल के हाथ में दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि जैसे कि आपने अभी कतर पर हमले की भी बात की, तो इसमें अरब ममालिक में भी मैं बताता चलूं कि इतना दम ही नहीं कि वह मगरबी ताकतों और कुव्वतों के सामने एक मजबूत इत्तेहाद बना सके, या फिर आपने जैसे कहा कि उसके बढ़कर हाथ आगे रोके, इतना इनमें दम ही नहीं है। कतर पर अमेरिकी हमला उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। असल में अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो हमारी जो खलीजी रियासतें मुस्लिम ममालिक है उन्हें एक नहीं होने देते। कोई खलीजी रियासत ऐसी है जो अमेरिका के करीब है, तो कोई चीन के साथ अपनी कुर्बतों और ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। ये मफादात हैं जो अरब ममालिक को सामने एक कुव्वत बनकर सामने नहीं आने देते, वरना जितने इनके पास तेल के ज़खायर और उनके मादनी ज़खायर पता नहीं क्या कुछ है। और अगर ये खलीजी रियासतें एक हो जाए तो इस पोजीशन में है कि ज़ाहिर अपना मौक़िफ़ सामने रख सके और उस पर पावर के तौर पर ये सामने आ सकते हैं। साहब, आप मुझे कहिएगा, हमारी फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट से बात होती रहती है, आपकी भी यकीनन बात होती रहती होगी, तो ये दो रियासती हल जो है वो तो ये फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट तो ये कहते हैं कि ये उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं लोगों का जो फ़लस्तीन पर हमले कर रहे हैं उन्होंने ये हल दिया है, क्योंकि इसमें फ़लस्तीनियों की से नहीं है। उनका वो क्या चाहते हैं इस बारे में कोई बात नहीं हो रही, वो किस तरह की रियासत चाहते हैं उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में ये जो तस्लीम करना है ये कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है वेस्टर्न कंट्रीज़ की हिपोक्रेसी है, उनकी दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ तो वो इसको तस्लीम कर रहे हैं पर फ़लस्तीन को, लेकिन दूसरी तरफ वो इसराइल को असले की फराहमी भी जो है वो जारी रखे हुए हैं। यही हाल बरतानिया का है, यही दूसरे ममालिक का है। लेकिन ये सब कुछ जो मगरबी ममालिक कर रहे हैं इस वक्त, जो बरतानिया भी जिसमें शामिल है, वो यहाँ के अवाम का प्रेशर है। हम यहाँ देखते हैं कि जितने बड़े जुलूस, जितने बड़े यहाँ पे मुजाहरे फ़लस्तीनियों के हक़ में यहाँ अगर लंदन में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं या जर्मनी में हुए हैं, इतने किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं हुए। यहाँ पे हज़ारों नहीं वाकई लाखों की तादाद में लोग निकले, और उसमें मैं ये समझता हूँ जो मैंने देखा, जो इनमें शिरकत भी की, उनमें सिर्फ 5% मुस्लिम होते हैं, बाकी दूसरे मज़हब के लोग होते हैं। लोग इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, और इसी प्रेशर के नतीजे के हम देख रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत को भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर इस्तेमाल कर जो तस्लीम करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आलमी बरादरी है उसको ये सबसे पहले तो गजा में होने वाले मजालिम को रोकने की ज़रूरत है। अमेरिका जो है इसमें वो उसकी ढाल बना हुआ है। तो इस सारे मामले में ये हिपोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं है। गरीब फ़लस्तीनी मुसलमानों को अगर वाकई कोई इंसाफ दिलवाना है, कोई उनके साथ हमने उन पर मजालिम रोकने हैं, जब तक मुसलमानों का इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ेगा, ये बड़े बड़े हमारे इस्लामी ममालिक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये मामला मेरा ख्याल सेटल होता नजर नहीं आएगा। और ये जो असम्बली का इजलास है इसमें ये सबसे बड़ा, ये इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब आप मुझे फारूक साहब आप बताइएगा, ये जो एक तरफ तो देखें जंगबंदी की बातें की जाती है, जंगबंदी होनी चाहिए, जुल्म बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब करारदाद आती है अनकंडीशनल सीज फायर की, उसको यूएस वीटो भी कर देता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, जबकि नेतन्याहू के बयान भी आपके सामने होगा, उन्होंने कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी और वो जो अपने मकासद हैं वो हासिल करके रहेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उनको रोक सके, और वो इसराइल जाकर बड़ा सख्त बयान उनका इस बारे में आने वाला है। अच्छा, मैं इस मौजू पे बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज़ वाजे करना चाहता हूँ। अभी हमारे एक साथी ने ये कहा कि इसराइल का मुकाबला अरब दुनिया ने करना है, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है कि वो कोई बाहमी इत्तेहाद कायम करके ख़तरा बन सके इसराइल के लिए। अगर हम तारीख को देखें तो तारीख हमें यही बताती है, जो अभी
बयान किया गया। लेकिन एक डेवलपमेंट इस दौरान में हुई है जिस पर हम डिस्कस करके आए हैं। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट यही तो है कि एक डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान का प्रेजेंस मशरक़ वुस्ता में हो गया है। और अभी आपने ये बताया कि नहीं सर, यहाँ मैं आपको जरा सा रोकूंगा और आपसे जानने के लिए रोक रहा हूं मैं आपको कि उन्होंने इस तरफ निशानदेही की कि जब ये हुआ है मुआहिदा तो इसमें ईरान भी मौजूद है सर, और यमन पर भी हमले हो रहे हैं। आपको पता है यमन पर हमले हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमास की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। हमास की क़यादत नहीं, उन्होंने आर्गुमेंट बना के कतर पे हमला किया था। तो यमन पे हमले से मुताल्लिक तो किसी का भी बयान नहीं आया मजम्मती। मेरे ख्याल में हम डिट्रैक हो जाएंगे आपके सवाल के नतीजे में। मैं आपके इस सवाल को एड्रेस जरूर करता हूं, लेकिन अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ठीक बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि मशरक़ वुस्ता में अब वो बेहिसी नहीं है जिसके हम आदी हैं। ठीक, मशरक़ वुस्ता एक अंगड़ाई ले रहा है एक और अंदाज में, और वो कौन है, उनके सामने चैलेंज कौन है? अब मैं आपके सवाल की जो सेकंड सवाल है कि इजराइल ईरान चैलेंज है सऊदी अरब के लिए, क्या यमन चैलेंज है सऊदी अरब के लिए? क्या अगर सऊदी अरब के लिए ये दोनों मुल्क चैलेंज है तो क्या पाकिस्तान उसमें कोई किरदार अदा करेगा? इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री नहीं है कि मुस्लिम दुनिया के सामने वो जाए, नंबर एक। नंबर दो, ये हम जिस सऊदी अरब का जिक्र कर रहे हैं वो 5 साल पहले का है, लेकिन आज का सऊदी अरब और आज का ईरान, इनके तो आपस में ताल्लुकात खुशगवार हैं। ठीक है, अब तो उनके दरमियान वो कैफियत नहीं है, एक दूसरे के साथ महाजराई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल बदल गई है। हमें बदली हुई सूरत हाल को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राव इमरान साहब, बस मुझे आप थोड़ा सा ये अगर इस बारे में थोड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं। आप वही कह रहे हैं कि बदल गए हैं हालात, मिडिल ईस्ट के हालात बदल गए हैं। अब वो ईरान और सऊदी अरब की उस तरह कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, वो वॉर वाली सूरत हाल नहीं है। दोनों की बात भी होती है, सिफारती सतह पर ताल्लुकात भी हैं। तो अब यूनाइट होने जा रही है ये मुस्लिम उम्मा, एक वक्त आएगा। बिल्कुल, हालात यकीनी तौर पे हालात बदल चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकत भी है कि जब भी मुस्लिम रियासतें इकट्ठी होती हैं तो बाज़ दुश्मन इलाकाई क़ुव्वतों में बेचैनी पैदा हो जाती है। और ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ने खित्ते की सूरत हाल को बहुत हद तक बदल कर रख दिया है। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा कि अब बहुत कुछ बदल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होने जा रही है। इनकी गुफ्तगू से मुझे यह महसूस होता है इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा, ज़रूर होगा। हालात बहुत बदल रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे इस दिफाई माहिदे में एक जिक्र है कि जिसमें कहा गया कि खाना काबा और मस्जिद अक्सा की हिफाजत जो है वो दोनों ही मुल्कों पर लाज़िम व मलज़ूम है। इसके लिए फिलहाल तो माहिदे की जरूरत नहीं है, मुसलमान जहाँ कहीं भी अब उसकी हिफाजत के लिए दौड़ा चला आएगा। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन में मौजूद जो किबला अव्वल और मस्जिद अक्सा है, क्या वो मुकद्दस सरजमीन नहीं है? क्या वो हजारों अंबिया कराम की कब्रें वहां पर मौजूद नहीं है? क्या किबला अव्वल मुकद्दस नहीं है? बिल्कुल, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया आपने सवाल। जी, आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह। और देखिए, इसमें एक और मेरा सवाल भी ऐड कर लें, और सारे लोग भी इस पर तज्जिया करेंगे और आप लोगों से भी हम तज्जिया लेंगे आने वाले वक्त में कि देखिए, मुस्लिम उम्मा में बहुत से लोगों के, बहुत से कंट्रीज के टाइज इंडिया के साथ भी है, उनमें से कुछ मुल्कों के टाइज इसराइल के साथ भी है, उनमें से कुछ के टाइज चाइना के साथ है, रशिया के साथ है। तो ये इस तरह के मफादात भी एक दूसरे से इंटेंगल्ड है ना। तो जरा है इसमें, लेकिन हम ये दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पेशरफ्त के बाद मुस्लिम उम्मा यकजा होती जाए हर गुजरते दिन के साथ। तो ये हमने टॉपिक अभी अपना वाइंड अप करना है। एक और बड़ी अहम पेशरफ्त की बात करेंगे। ट्रंप ने बडग्राम एयरबेस वापस न करने पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर अफगानिस्तान ने बडग्राम एयरबेस उसके बनाने वाले अमेरिका के हवाले नहीं किया तो बुरे नताइज सामने आएंगे। और इसकी अगर मजीद आपको डिटेल्स दें तो उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस इक़दाम की वजह भी उन्होंने बता दी है। उन्होंने कहा है कि बडग्राम एयरबेस के करीब ही एक मकाम पर चीन जौहरी हथियार तैयार करता है। और उन्होंने इस अफसोस का इज़हार भी किया कि साबिक सदर जो बाइडन के दौर में अमरीकी इनखला के दौरान अमेरिका ने बडग्राम पर अपना कंट्रोल बरकरार नहीं रखा। तो अब वो ये दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं और चीन से मुतालिक उन्होंने वो इंडिकेट किया ही है कि इस इक़दाम की वजह ये है। फारूक आदिल साहब, आप मुझे बताएं कि एक अरसे तक हमने वॉर ऑन टेरर में यूएस का साथ दिया, अफगानिस्तान के साथ जंग, और वो जो दहशत गर्दी क्रॉस बॉर्डर उसमें कोलेटरल डैमेज हमारा,
ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ، ہمارے شہروں میں بم دھماکے، اور اب بھی افغانستان کو اگر ویسے ہم دیکھیں آئسولیشن میں تو افغانستان نے کوئی ریئلائزیشن وہاں ہے نہیں. ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز آتے ہیں، ہم ان سے 12 حکومت سے اپنا یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی حکومت کا لگتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے یا وہ چاہ نہیں رہے ہیں ایسا. لیکن اس کے باوجود یہ جو بڈگرام ایئر بیس کا کنٹرول ہے یہ کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ مزید کیا آپ اس پر تجزیہ دیں گے اپنا؟ دیکھیے برادر، امریکہ یہاں پریزنس اپنی رکھنا چاہتا ہے. ماضی میں وہ مجبور ہو گیا افغانستان چھوڑنے پر اور اسے نکلنا پڑا، کیونکہ اس کا نقصان اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قیام کو بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن اب وہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خطے میں، اس کے پیش نظر اپنا پریزنس رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے. ایلائز بدل رہے ہیں، اتحادی بدل رہے ہیں، ایس سی او طاقت پکڑ رہی ہے. سارک کی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں. سارک میں چین کی شمولیت کے امکانات موجود ہیں، اور اس ساری سچویشن میں افغانستان بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے گا اور وہ وہیں جا کے کھڑا ہوگا جہاں اس کے مفادات ہوں گے. تو اس ساری سچویشن میں تو امریکہ کا اس پورے خطے میں کہیں وجود ہی نہیں ہوگا. اگر وجود نہیں ہوگا تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرے گا؟ تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں دوبارہ پاؤں ٹکانے کی خواہش رکھتے ہیں. اور آپ نے وجہ طور پر نشاندہی کی ہے. دیکھیں رسپانس بھی جو آیا ہے افغانستان کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مزید 20 سال لڑنے کو ہم تیار ہیں اور اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی اب نہیں دیں گے. عزب، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو امریکہ تو یہ چاہ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنا دوبارہ تسلط اپنا اس خطے پر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہو. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور کچھ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ افغان اور یو ایس کا مسئلہ ڈائریکٹ ہٹ، تو پھر پاکستان کے لیے کتنی ایک پیچیدہ صورتحال ہو جائے گی اس کو ٹیکل کرنا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مزید اپرچونٹی پاکستان کے لیے خطے میں پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ افغانستان سے پاکستان کو شکایات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر جو خارجین ہیں وہ پاکستان پر حملہ آور ہے، تو پاکستان کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ادھر سے افغانستان سے یہ کارروائیاں ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں اگر افغانستان امریکہ میں کوئی کنفلکٹ آتا ہے یا ابھی شروع ہو گیا تو اس میں پاکستان کی مزید ضرورت پڑے گی امریکہ کو. اور جو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا امریکی انتظامیہ وہ آگے کئی سالوں کی دیکھتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہوئے. تو ہو سکتا ہے یہ ایک فیکٹر بھی پاکستان کے حق میں جا رہا ہو جو موجودہ اقدامات ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ملٹری تعاون ہے، پاکستان کے ساتھ جو سب سے کم جو انہوں نے ٹیرف بھی دیا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جس طرح بھی گلف میں پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی رائز ہوئی ہے، اسی طرح یہ ادھر بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر. تو آپ اس کو ایز این اپرچونٹی پاکستان کے لیے، راو عمران صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ کیپٹلائز کرنے کے لیے، یا پھر تھوڑا سا تشویش کی باعث تشویش بھی ہے، کیونکہ ہم تجربات ایسے کر چکے ہیں اور کافی نقصان بھی ہم اٹھا چکے ہیں اس کی وجہ سے؟ کہ امریکہ کے لیے یہ فوجی اڈا نہیں بلکہ دنیا کو چلانے کا گیٹ وے ہے. امریکہ کا مفاد ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو یہاں رکھے اور افغانستان میں بیٹھ کر روس اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو روکے. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر بلگرام امریکہ افغانستان سے واپس لے سکتا ہے تو وہ افغانستان کی حکومت کو کیا دے سکتا ہے، ایسی کیا چیز ہے وہ جو دے اور اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے. اگر ایسے ہی طالبان بلگرام کا جو ہولڈ ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیں تو یہ ان کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی. دوسرے مفاد کی بات کریں تو دیکھیں یہ جو بیس ہے یہ چین، روس اور ایران اور وسطی ایشیا کے خطوں کے قریب تر ہے، جہاں امریکہ کے مفادات اور حریف دونوں ہی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو امریکی تھنک ٹینک ہے آج بھی امریکہ کا سب سے قیمتی سرمایہ اس بیس کو قرار دیتی ہے. ابھی اس بات کے اندر ہم پچھلے ٹاپک میں چلے جائیں گے کہ اگر وزیر اعظم اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وزیر اعظم تو وہ جو لکھ کر لائے ہیں، جو ان کو پتا ہے وہ بات کریں گے اس کے اوپر، اور مانا کہ بہت بڑی اپرچونٹی کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے بھارت کو بھی ہرا دیا، ہمارے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا. مگر کچھ گفتگو اور کچھ ملاقات کا محور ٹرمپ کے پاس بھی تو ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیس کو لے کر وہ پاکستان کو اپنے اعتماد میں لے سکتا ہے یا پاکستان کے لیے
कुछ खिदमात हासिल करने की बात करेगा तो मैं समझता हूँ कि एक नया अलमिया, एक बार फिर से एक नया अलमिया जन्म लेने जाएगा, जिसे हम माजी में अभी भी हाथ मलते चले आ रहे हैं। और इन वाक़यात के बाद आइंदा भी हम रोते हुए नजर आएंगे। इन तमाम शफ़क़तों को अभी समझने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों को एकदम हाँ करने के बजाय पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की जरूरत है। जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा हुआ है, अगर कल को ये हुकूमत पीटीआई की आ जाती है और वो कहे कि हम इस माहिदे को नहीं मानते, तो 47 सालों का माहिदा है, तो हम कहाँ खड़े हैं। तो इस बात को नोट करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपने मफादात को, यानी बहुत केयरफुली पाकिस्तान को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और हम अभी तक तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते आ रहे हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अज़हर जावेद साहब, आपने अपना वक्त दिया। रॉय इमरान, आपने अपना वक्त दिया। और आपने देखा इन तीनों ये तकरीबन जुड़े हुए मामलात हैं, वज़ीर आज़म का दौरा और फिर ये जो बडगाम एयरबेस से मुतालिक है और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुतालिक। शो कैसा लगा, फीडबैक अपना दीजिएगा। 365 डिग्रीज से ज़ोए बसंत को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।